आज हम लोग क्लास 9th के सिविक्स में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा रूलर्स के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरीके से रूलर्स जो थे बिना लॉ को फॉलो किए हुए काम को करते थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में जो न्यू चैप्टर में थर्ड चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, उसमें हम लोग एक देश के बारे में पढ़ेंगे, एक साउथ अफ्रीका की कहानी को पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसने इंडिपेंडेंट को अचीव किया, उसके बाद उसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसके बाद फिर हम अपने भारत की तरफ मूव करेंगे कि किस तरह से भारत ने आज़ादी के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया और क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। तो थोड़ा सा इस कहानी की शुरुआत नेल्सन मंडेला से की गई है कि नेल्सन मंडेला को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया 1964 में और उसको देने के पीछे जो रीज़न था वो था अपार्थाइड सिस्टम। तो ये अपार्थाइड सिस्टम होता क्या है कि जब आप लोगों के बीच में उनके रंग के आधार पे जब आप उसमें अंतर करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं अपार्थाइड सिस्टम। उसको वैसे हिंदी में हम लोग रंग भेद नीति भी कहते हैं हम लोग। तो वहाँ पे आपको साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति चल रही थी। तो आखिर ये रंगभेद नीति किसके द्वारा चलाया जा रहा था? तो ये रंगभेद नीति वहाँ पे यूरोपियन कंपनीज के द्वारा और खासकर ब्रिटेन के द्वारा इस साउथ अफ्रीका कंट्री को 1652 में अपना फाइनली एक कॉलोनी के रूप में सेटअप किया और वहाँ पर जो वाइट पीपल्स थे उन्होंने इस तरह के अपार्थाइड सिस्टम को स्टार्ट किया जो कि उनके रंगों के आधार पे था। तो वहाँ पर ये अपार्थाइड सिस्टम 17 से लेके 18 सेंचुरी के बीच में यूरोपियन कंट्री वहाँ पर आई और उन्होंने साउथ अफ्रीका को अपने कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट कर लिया। वहाँ पर जो साउथ अफ्रीकन के जो मेन हैबिटेंट पीपल थे, जो वहाँ के मूल निवासी थे, वो मूलतः ब्लैक कलर के होते थे और उनका टोटल पॉपुलेशन में 3/4 योगदान था, यानी कि 3/4 जो आबादी थी वो ब्लैक्स की थी। लेकिन वहाँ पर कुछ वाइट जो पीपल थे उनका राज चल रहा था। तो इस तरीके से उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और ये काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव होता था, काफ़ी ज़्यादा दमन वाला था। कैसे दमन वाला था कि वहाँ पर जो भी लोग थे, जो खासकर ब्लैक पीपल और कलर्ड पीपल और इंडियंस पीपल, उनको काफ़ी ज़्यादा ऑपरेस किया जाता था। उनको बसों में बैठने के लिए सीट नहीं दी जाती थी, उनको टेम्पल्स में पूजा करने नहीं दिया जाता था। चर्च में जो वाइट पीपल हैं उनकी पूजा करने के बाद वो पूजा करेंगे। समुद्र में जो बीचेज वगैरह हैं उनके लिए अलग से बैठने का टेबल बनाया जाता था और वहाँ बताया जाता था कि यहाँ पर ब्लैक्स पीपल रहेंगे। वहाँ पर लिखा जाता था कि जो लोग अगर वाइट पीपल के घर में अगर रात्रि में अगर प्रवेश करते हैं तो उनको देखते ही गोली मार दी जाएगी। तो इस तरीके से उनको उनको ऑप्रेस किया जाता था, सप्रेस करके रखा जाता था और उनकी आवाज़ों को दबाया जाता था। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग जो थे, उन्हीं का देश था और उन्हीं पर इतना अत्याचार किया जा रहा था। तो इस कारण से वहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खफा थे कि हमारे ही देश में हमको अलग थलग कर दिया जा रहा है। हम वहाँ पे ब्लैक्स पीपल को एज ए लेबर ट्रीट किया जा रहा था। वहाँ पर जो वाइट पीपल के घर में जो बस आप एज अ सर्वेंट आप वहाँ पे काम कर सकते हैं, न ही आपको वहाँ पर कोई फ्रीडम था। आप ही की संपत्ति थी और आप ही की संपत्ति को वाइट्स के द्वारा हड़प लिया गया। तो इस तरीके से पूरी तरीके से कुछ वाइट्स ने इस लंबे पॉपुलेशन को, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को अपने अंदर अधीन कर लिया। तो ये काफ़ी ज़्यादा दुखद हुआ इन साउथ अफ्रीका के साथ। तो उसके बाद धीरे धीरे जब ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन लोगों ने भी वाइट्स के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, रैलीज निकाली, मार्चेस किया, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा किया गया। और उसके अगुआ थे हमारे नेल्सन मंडेला और इसी नेल्सन मंडेला और उनके कुछ सहयोगियों को लाइफ इम्प्रिजमेंट 1964 में इसी कारण से उनको दे दिया गया। और इन्होंने ही नेल्सन मंडेला ने ही ANC यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की 8 जनवरी
12 में ब्लॉमफोंटेन एक जगह है साउथ अफ्रीका में, वहां पर उन्होंने ANC का गठन किया और इस तरीके से उन्होंने ANC के बहुत ज़्यादा ब्रांचेस पूरे साउथ अफ्रीका में फैलाई ताकि बहुत सारे लोग उसका अपोज करें, उस यूरोपियन कॉलोनीज का अपोज करें ताकि वो लोग भी आज़ाद हो जाएं और अपने लिए अपने देश में अपने घर में वो सुरक्षित रूप से रहें। और इस काम में कुछ सेंसिटिव वाइट पीपल्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग किया, उन्होंने भी ANC ज्वाइन किया। जैसे अगर आपको याद होगा हमारे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी एक वाइट पीपल के द्वारा यानी ब्रिटिश के लोगों के द्वारा ही की गई, तो उसमें भी वैसे लोग थे, वाइट पीपल में कुछ ऐसे सेंसिटिव लोग थे जो इस तरह के विरोध से काफ़ी ज़्यादा मतलब दुखी थे। अगर आपने एक इंसिडेंट आपको याद भी होगा कि एक बार महात्मा गांधी को चलती ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि वो इंडियन थे, क्योंकि और इंडियन को वहाँ पर फर्स्ट क्लास में सफ़र करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं था, तो उनको उनकी टिकट होने के बावजूद भी उनको चलती ट्रेन को रोक करके उनको उतार दिया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि वहाँ पर एक बड़े लोगों के साथ जब ऐसा हो रहा था, महात्मा गांधी के साथ जब ऐसा हो रहा था, तो आम लोग जो थे वो कितने ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम में थे। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर साउथ अफ्रीका में स्थिति गंभीर हो गई। तो अब किस तरीके से फिर आज़ाद हुआ, तो ये इसमें ANC का बहुत बड़ा योगदान था। तो उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। यानी अब जब बहुत ज़्यादा लंबे संघर्ष तक किया गया तब जाके लगभग कहा गया कि 1964 में जब उनको जेल में रखा गया था उसके 28 साल के बाद नेल्सन मंडेला को छोड़ा गया, उनको फ्री किया गया जेल से और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को एक नए साउथ अफ्रीका, एक डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का एक जन्म हुआ। अब आप सोचिए 1994 में और उसको मतलब फाइनली कॉलोनी बनाया गया 1652 में। कितना लंबा अरसे तक उस ब्रिटेन के और उनके कुछ कॉलोनी वाले कंट्रीज ने किस तरीके से साउथ अफ्रीका का शोषण किया। तो इतने लंबे संघर्ष के बाद साउथ अफ्रीका जो है वो आज़ाद हुआ और एक नए डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका कंट्री का उदय हुआ। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे अपने इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भारत दो अलग अलग देशों में बट गया, भारत पाकिस्तान, और ये देश जो बना उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारा दंगे फसाद हुए। लेकिन उसको रोकने के लिए वहाँ से सीख लेते हुए वहाँ उन्होंने देखा कि नहीं, अगर हम लोग भी अगर आज़ाद हो गए हैं, ब्लैक लीडर्स ने ये अपील की कि अब ऐसा नहीं हो कि जो पहले वाइट डोमिनेशन था अब वो ब्लैक डोमिनेशन हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग आज़ाद हुए हैं तो आज़ाद सारे लोग हुए, या तो वाइट हो, चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो इंडियंस हो, चाहे कलर कोई भी लोग हैं, वो सारे लोग आज़ाद हुए हैं। यानी कि साउथ अफ्रीका न ही वाइट डोमिनेशन को फेवर करेगा और न ही ब्लैक डोमिनेशन को फेवर करेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात थी आपके साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कि हम लोग सारे लोग एक साथ मिलके, चाहे वो वाइट पीपल हैं, अगर वाइट पीपल भी यहाँ रहना चाहते हैं तो वो भी मिलके रहेंगे, और चाहे ब्लैक पीपल है वो तो उनका घड़ी है तो वो लोग सारे लोग साथ मिलकर रहेंगे। और उन्होंने वहाँ के लीडर्स ने अपील की कि आप अपने जो भी फेलो जो हैं, वो जो वाइट हैं, उनको आप फॉरगिव कर दीजिए, माफ कर दीजिए उनको, आप जो उन्होंने किया। तो इसके बाद वहाँ पर काफ़ी शांति की व्यवस्था भी हुई और उन्होंने कहा कि जो न्यू साउथ अफ्रीका जो बनेगा वो बनेगा बेस्ड ऑन इक्वलिटी, यानी सारे लोगों को बराबर का अधिकार मिलेगा, चाहे वो किसी भी रेस से हो। अब रेस से क्लियर हो गया कि भैया चाहे वो ब्लैक हो, चाहे वो वाइट हो, किसी भी रेस का हो, उसको वहाँ पर इक्वल माना जाएगा, मैन हो चाहे वुमेन हो। यानी सारे लोगों को एक डेमोक्रेटिक वैल्यू के तहत सारे लोगों को इक्वलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और उन सारे लोगों ने मिलकर, यानी कि वाइट पीपल और एज वेल एज ब्लैक पीपल, सारे लोगों ने मिलकर के अपने लिए एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया। अब एक वर्ड आया कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल बुक। ये एक रूल बुक है जिसमें कि आपको अपने देश को कैसे चलाना है उसमें आपको बताया जाता है। जैसे अगर आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप एक रूल बनाते हैं कि भाई सुबह में उठेंगे, स्कूल जाएंगे, तो जो आपका रूल रहता है वहाँ पे फर्स्ट पीरियड ये पढ़ाई होगी, सेकेंड पीरियड ये पढ़ाई होगी। तो ये जो रूल होता है वैसा ही रूल जब एक छोटे से जगह के लिए है तो हम लोग देश के लिए भी ऐसा बनाते हैं ताकि हमारे देश को रन करने में आसानी हो। तो उन सारे लोगों ने मिल करके एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और इसको बनाने में लगभग 2 सालों का लंबा समय लगा, जो पूरे तरीके से एक डेमोक्रेटिक तरीके से डिस्कशन और डिबेट के आधार पर, डिस्कशन एंड डिबेट इज द फीचर ऑफ आवर डेमोक्रेसी।
ये एक हमारा विशेषता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी रूल बना वो डिस्कशन और डिबेट के आधार पे बना और एक काफ़ी फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया वहाँ के साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा। और जब आप साउथ अफ्रीका के आप पढ़िएगा तो उसका प्रियम्बल, अब एक वर्ड आया प्रियम्बल क्या होता है, तो प्रियम्बल एक स्टार्टिंग लाइन होता है जिसमें कि आपको अपने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे कि हमारे इंडिया का प्रियम्बल है वी आर द इंडियन, तो उसी तरीके से साउथ अफ्रीका का प्रियम्बल भी वी से स्टार्ट होता है, वी आर दी साउथ अफ्रीकन पीपल, यानी सारे लोग, यानी कि चाहे वो व्हाइट हो चाहे वो ब्लैक हो, सारे लोग साथ रहेंगे। और वो प्रियम्बल पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को दर्शाता है ताकि आप समझ जाएं कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया से वहां पर उसको एग्जीक्यूट किया गया है। तो इस तरीके से वहां पर एक नया संविधान बना। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो है कि क्यों ज़रूरी है हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो उसकी नीड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग ने फिर अपने संविधान को कैसे बनाया, उसमें किन किन व्यक्तियों का रोल था, क्या रोल था, कैसे बनाया गया, क्योंकि हम लोगों का इंडिया तो काफ़ी ज़्यादा मैस्केयर से भी जूझा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ कि हम लोग को उसके बारे में पढ़ेंगे ताकि फिर अपने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी समझ में आए। तो ये एक तरह का एग्जाम्पल था कि किस तरीके से साउथ अफ्रीका ने ये काम किया और किस तरह से भारत ने ये काम पहले किया था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपने डाउट क्लियरेंस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और तब तक के लिए, और वैसे इसका मैंने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया है, आप पीडीएफ को भी देखिएगा और हो सकेगा तो मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको दूंगा और उसको भी समझाने की कोशिश अगले वीडियो लेक्चर में करूंगा। और तब तक आप उसको देखिए और समझिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।